नीलम एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी शहर में रहने वाले अर्जुन से हो जाती है। नीलम बहुत कम पढ़ी लिखी थी, साथ ही साथ वो पहली बार शहर में कदम रख रही थी। उसकी शादी के कुछ दिन बाद नीलम शहर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास विमला उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करते हुए उससे कहती है, नीलम बहू, ये ले, ये है तेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट। मैंने तुझे कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहू को स्मार्टफोन दे दूं। स्मार्टफोन के जरिए तू भी धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी बहू थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। इस फोन से तू आराम से बहुत सारी वीडियो देख सकती है, वीडियो कॉल कर सकती है, इंस्टाग्राम चला सकती है, सब कुछ कर सकती है। इंस्टाग्राम पर भी बना सकती है? ये क्या होता है माँ जी? हमने तो कभी इतना बड़ा फोन चलाया नहीं और हमको तो बहुत डर लगता है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं तुझे सब सिखा दूंगी कि कैसे फोन चलाते हैं, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहते हैं। आजकल की स्मार्ट सासू मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी धीरे धीरे स्मार्ट हो जाए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है माँ जी कि हमको आप जैसी सास मिली, वरना आजकल की सास इतनी हरामी होती है कि वो अपनी बहू को जिंदा जला कर मार डालती है। अरे बहू, पहले तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। अभी तुमने गाली जैसा शब्द यूज करना बंद कर दो। तुम्हें पता है गंवार लोग गाली देते हैं, और मैं अपनी बहू को स्मार्ट बनाना चाहती हूँ, अच्छा बनाना चाहती हूँ, ताकि लोग देख के कहें कि हाँ तू मेरी बहू है। अरे माँ जी, हम तो बहुत स्मार्ट है। पूरे गांव में ना जाने कितने लड़के हम पर फिदा थे। अरे बहू, तू सच में बहुत भोली है। अच्छा चल, एक काम कर, अपने कमरे में जा, आराम कर ले, थक गई होगी। इस तरह से नीलम अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। उसे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी, तभी वो बाथरूम में जाती है। नीलम का बाथरूम काफी सुंदर और बड़ा बना हुआ था। ये देखकर नीलम मन ही मन कहती है, आई हो दादा, इतना बड़ा वॉशरूम! ऐसा लग रहा है जैसे किसी का रूम हो, या फिर सच में हमें तो इस बाथरूम से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। क्या गजब का घर है यार! हमारी तो किस्मत ही चौंधिया गई इतने बड़े घर में शादी करके। अब तो हम चाहे बाथरूम में सो या रसोई में, ये घर हमारा है। एक काम करते हैं, हम इस बाथरूम में सो जाते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। इतना बोलकर नीलम बिस्तर लेकर बाथरूम में ही अपना बिस्तर लगाकर वहीं सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह नीलम की सास पूरे घर में नीलम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। पूरा घर ढूंढने के बाद वो उसे बाथरूम में जाकर चेक करती है, तो देखती है कि नीलम बाथरूम में बिस्तर लगाकर सो रही है। तभी उसकी सास उसे जगाती है और उससे कहती है, अरे बहू, ये सब क्या है? अरे तू सच में गंवार है क्या? तुझे इतना भी नहीं पता कि बाथरूम में सोते नहीं है? पूरा बिस्तर खराब कर दिया तूने बाथरूम में लगाकर। अरे माँ जी, ये बाथरूम नहीं बल्कि कोई जन्नत है, जन्नत। हमें तो बहुत अच्छी नींद आई इसके अंदर। सच में क्या बाथरूम बनवाया माँ जी आपने? तो हर रोज हम इसी में सोएंगे। बहू, चीजों का तौर तरीका होता है। तेरा मन करेगा तो तू रसोई में नहाने लगेगी क्या? अरे बाथरूम बना है नहाने धोने के लिए, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, ना कि सोने के लिए। सोने के लिए रूम बना है, रूम में जाके सोना। जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया गया है उसे उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। माँ जी, आप नहीं समझोगे कि हमें रात में कितनी अच्छी नींद आई। सच में ऐसी नींद अगर रोज मिले ना तो मजा ही आ जाए जिंदगी जीने में। अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो किचन में जाके थोड़ा काम कर ले। ऐसे ही एक दिन फिर नीलम बाथरूम में सो रही थी। तभी उसका पति उससे कहता है, अरे नीलम, रोमांस की बातों को अंदर ही करना है क्या? तुम्हें कितनी बार मैं समझाऊं कि कमरे में सोते हैं। ये जो इतना बड़ा बेड है, इस बेड के ऊपर सोते हैं, ना कि बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर सिर्फ पॉटी करते हैं और नहाते हैं। अरे तो इतना सुंदर बाथरूम बनवाया क्यों आपने? इन बातों को देखकर मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी और के घर के कोने में जाऊं। मुझे तो लगता है कि आपने पूरा बाथरूम बनाने में ही पैसा लगवा दिया, तभी तो बाथरूम इतना सुंदर है आपका। तुम्हें पता है माँ को ना वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो तौर तरीके के हिसाब से ना हो। जैसे बाथरूम को बाथरूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किचन को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और बेडरूम में रेस्ट करने के लिए। अगर यही सब तुम बार बार करोगी ना तो माँ तुमसे बहुत नाराज हो जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखना। चलो अब जो हुआ उसे भूल जाओ। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन विमला के घर उसकी सहेली आती है और वो विमला से कहती है, अरे विमल, तेरी बहू कहाँ है? जरा उससे मिलवा, तो बहुत दिनों बाद आई हूँ उससे मिलने के लिए। एक काम करते हैं, उसके ही कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बातें कर लेंगे। दोपहर में काफी गर्मी हो रही थी। नीलम फिर से बाथरूम में बिस्तर लगाकर फोन चला रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सहेली आ जाती है।
बाथरूम में नीलम को देखकर वो हैरान हो जाती है। विमला को बहुत गुस्सा आता है और वो नीलम को उसके सामने ही सुनाने लगती है। बहू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मैंने तुझे मना कर दिया है तो बार बार वो हरकत क्यों करती है? अपने आप को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं कर रही तू? अरे विमल, ये तो सच में बहुत गंवार है यार। इतना भी नहीं पता कि बाथरूम में सोते ही नहीं, कमरे में सोते हैं। इसका बस चले तो ये रसोई को भी शौचालय बनवा देगी। हाँ, हद होती है किसी चीज की। अगर मैं तुझे मना कर रही हूँ किसी चीज के लिए तो तुझे मान जाना चाहिए ना। सास माँ समान होती है। अगर तू अपनी माँ की ही बात नहीं मान सकती तो पता नहीं क्या करेगी। तूने तो मेरी भी बात का मान सम्मान नहीं रखा। अरे माँ जी, वहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही थी। एकदम चुप। अगर तुझे गर्मी लग रही है ना तो तू नीचे वाले कमरे में भी जा सकती है या फिर कमरे में एसी ऑन कर सकती है, मुझे बोल सकती है। ये हरकतें दिखाकर तू क्या साबित करना चाहती है? मेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, समझ आई बात? सच में ये नजारा देखकर ना बड़ी हंसी आ रही है मुझे। अब तो मैं यहाँ से चली। मुझे लगा था शायद इतनी भी गवार नहीं होगी तेरी वो, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी गवार और बेवकूफ निकली यार। पहली बार अगर कोई गलती होती तो गलती पता लगाने के बाद वो गलती दोबारा दोहराता नहीं है इंसान, लेकिन तेरी बहू तो बात सुनने के बाद भी उसे अनसुना कर देती है। नीलम, आज तेरी वजह से ना मुझे किसी और के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अगर तुझे बाथरूम में सोना है तो एक काम कर, तू बाथरूम के अंदर ही बैठ जा, उसी के अंदर रहना। और हाँ, मेरे परिवार में किसी से कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है तुझे। इस तरह से विमला अपनी बहू से नाराज हो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। विमला अब अपनी बहू से बातचीत करना बंद कर देती है। सास की नाराजगी से बहू को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी वो अपनी सास से माफी मांगते हुए, माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप बिल्कुल सही कह रही थी। जिस चीज को काम के लिए, जिस काम के लिए बनाया गया है, उसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने आपकी बातों को अनसुना कर रही थी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि आप जो कह रही थी वो बिल्कुल सही ही है। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी भी बाथरूम में नहीं सोऊंगी। इस तरह से नीलम अपनी सास की बात मान जाती है और उनसे माफी मांग लेती है। जिसके बाद नीलम की सास अपनी बहू को माफ करके उसे शहर के सारे तौर तरीके सिखाती है। शिल्पा शर्मा निवास की नई बहू थी। उसे ससुराल में आए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि वो अपने पति विकास से बोलती है, वैसे मेरे सास ससुर तो है नहीं, फिर ये पूरा घर किसके नाम है? अरे माँ बाबूजी के जाने के बाद भैया भाभी ने ही मुझे एक बेटे के जैसे प्यार दिया। खुद अनपढ़ हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी। ये पूरी प्रॉपर्टी उनके ही नाम है। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माँ बाबूजी चले गए थे। तब से लेकर अब तक भैया भाभी ने मुझे कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका ये एहसान मैं कभी चुका भी पाऊंगा कि नहीं। तुम्हारा क्या हिस्सा है इस घर में? अरे मुझे क्या हिस्सा चाहिए? भैया भाभी ने बहुत किया है मेरे लिए, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हें पता है भैया भाभी की कितनी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी खुद की कोई संतान नहीं की, क्योंकि वो मुझे ही अपना बेटा मानते हैं और बेटे जैसा प्यार किया उन्होंने मुझे। ये तो भैया भाभी का गुलाम है, बस उनके ही गुणगान गा रहा है। अरे इनको अपने वश में नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिल्पा नहीं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अरे कुछ नहीं, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिश्ता तुम्हारा अपना है और कौन सा पराया। शिल्पा की जेठानी कविता बहुत सीधी सादी थी। वो अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा से पूरी फैमिली को जोड़कर रखना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन कविता का पति मोहन कविता से बोलता है, अरे कविता, सारा दिन घर का काम करती रहती हो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। अपनी देवरानी से भी करवा लिया करो। मैं तो देखता हूँ कि वो या तो फोन में लगी रहती है या फिर टीवी देखती रहती है। अरे तुम घर की बड़ी हो, थोड़ी उसकी आदत बनाओ कि वो घर का काम करे। अरे रहने दीजिए ना, मैं अकेले घर का सारा काम कर लूंगी। शिल्पा को भी घर में आए हुए कितने ही दिन हुए, मुश्किल से 2-3 महीने। थोड़ा घुल मिल जाएगी अच्छे से, तब काम कर लेगी। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। औरतों के मामलों में ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। और क्या, औरतों के मामले में बोलना नहीं चाहिए आपको। वैसे भी शिल्पा मेरी देवरानी नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरह है, क्योंकि मैंने विकास को अपना बेटा माना है। इस नाते से तो वो मेरी बेटी हुई ना, और अपनी बेटी को थोड़ा सा आराम करने के लिए दे भी दूं तो क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कविता के कमरे में जाती है। कमरा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहती है, अरे बाप रे, इसका कमरा तो हमारे कमरे से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है। हमें तो एक काल कोठरी दे दी इन्होंने। ऊपर से मेरा ये निकम्मा पति, इसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पता। गधे की तरह 4 रोटी दे दो,
खा लेगा और बात खत्म। शिल्पा बिना कुछ कहे अपने कमरे में आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो अजीब सा मुंह बनाकर बैठी हुई थी। तभी विकास उससे बोलता है, क्या हुआ, तुम नाराज हो क्या मुझसे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सच बताऊं तो इस छोटे से कमरे में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं तो या तो इस कमरे को तोड़ के रिपेयर करके बड़ा बना दो, या फिर तुम्हारी भाभी का जो कमरा है ना बड़ा वाला, वो कमरा मुझे दिलवा दो। अरे वो कमरा तो भैया भाभी का है। भैया भाभी बहुत समय से रह रहे हैं उस कमरे में। और दिक्कत क्या है? कुछ दिनों तक तो तुम बहुत खुश थी, अब अचानक से क्या हुआ तुम्हें? मुझे तो वही कमरा चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्या करना है। अगर मुझे वो कमरा नहीं मिला तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही रहना इस कमरे के अंदर। कविता शिल्पा और विकास की पूरी बातें सुन लेती है। तभी कविता अंदर आती है और कहती है, अरे विकास, मैं क्या कह रही थी, तुम दोनों के कमरे में सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मेरा ये जो बड़ा वाला कमरा है वो कमरा तुम ले लो और इस छोटे वाले कमरे में मैं और तुम्हारे भैया शिफ्ट हो जाएंगे। शिल्पा की नई नई शादी हुई है, जो सामान लेकर आई है वो सामान इस छोटे से रूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ अरे नहीं भाभी, हम एडजस्ट कर लेंगे। विकास, तुम मेरी बात को मना करो, जितना बोलो उतना कर लो। कविता के कहने पर विकास और शिल्पा दोनों बड़े रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब शिल्पा पूरे घर को अपने नाम करने के फिराक में होती है। कमरे को तो हथिया लिया मैंने, अब इस पूरे घर को अपना बनाना है। जब हम एक ही घर की दो बहुएं हैं तो इस प्रॉपर्टी पे अकेले जेठानी जी का हिस्सा क्यों, मेरा क्यों नहीं। अब तो किसी तरह से भी इस पूरे घर को अपना बनाना है। उसके बाद जेठ और जेठानी को लात मार के इस घर से निकालना है। ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपने पति विकास से बोलती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, आजकल का जो टाइम है ना वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि दिमाग से काम लो और अपने बारे में सोचो। कब तक भैया भाभी की गुलामी करते रहोगे? अरे तुम्हारे माँ बाप ने जैसे तुम्हारे भैया को पैदा किया है वैसे ही तुम्हें भी किया है, तो इस प्रॉपर्टी में तुम दोनों का बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये पूरा घर तो तुम्हारे भैया भाभी के नाम है। मेरी मानो तो उनसे बंटवारा करने के लिए कह दो, अलग अलग हिस्सा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम कैसी घटिया बातें कर रही हो? अरे हम एक ही परिवार का हिस्सा है और बंटवारा करने की क्या नौबत आ गई? भैया भाभी ने कभी तुमसे बुरा व्यवहार नहीं किया, हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया, और तुम हो कि इतनी छोटी और गिरी हुई बातें कर रही हो। गिरी हुई बात मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी गिरी हुई सोच से ना मेरी बात को गलत साबित कर रहे हो तुम। और वैसे भी मेरा भी तो फ्यूचर है ना आगे जाके। अरे कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि बेटा तुम्हारे बाप ने दिन भर भैया भाभी की गुलामी की और हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा एक गुलाम है और हम एक गुलामी वाली जिंदगी जी रहे हैं। अपना मुंह बंद रखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो, कल को तुम्हारे भैया भाभी में और तुम में कोई बात हो जाती है तो वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देंगे। अरे आजकल के टाइम में ना इंसान का मन कब डोल जाता है ना ये पैसे और प्रॉपर्टी देखकर। तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए दिल से फैसला मत लो, दिमाग का इस्तेमाल करो। विकास को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शिल्पा अपने मायके गई थी और मायके से लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। कुछ दिनों तक शिल्पा का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलता है। कुछ दिनों के बाद जब शिल्पा घर आती है तो वो देखती है कि कविता शिल्पा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, उसकी बहुत सेवा पानी कर रही है। ऐसे ही एक दिन विकास शिल्पा से बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम गलत थी? ये होता है परिवार। परिवार में हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसों के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि परिवार बुरे वक्त में हमेशा अपने अपनों के साथ खड़ा होता है। अगर मान लो आज हम दोनों के पास खूब सारा पैसा और खूब सारी प्रॉपर्टी होती और हमारा कोई परिवार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में कौन तुम्हारी ऐसी सेवा पानी करता? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है। दीदी के प्यार को मैं कभी नहीं पहचान पाई, हमेशा उनको जेठानी की तरह ही देखती थी। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो जेठानी नहीं बल्कि माँ है, और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी इस परिवार को तोड़ने या फिर घर का बंटवारा करने की बात नहीं करूंगी। इससे शिल्पा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने दिल दिमाग से बंटवारे करने का ख्याल निकाल देती है। और अब कुछ दिनों बाद शिल्पा में भी धीरे धीरे ठीक होने के आसार शुरू हो जाते हैं। इस तरह से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपने परिवार को एक साथ आगे लेकर चलती है
और राज के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर शायद सपना को अपनी बहू कोमल कुछ खास पसंद नहीं थी, और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि राज ने अपनी मर्जी से कोमल से शादी की थी। ऐसे ही एक दिन आ गई कलमुही कहीं की बाहर से घूमकर। मेरे बेटे ने तुझे छूट क्या दे रखी है? तू तो खुद को शहजादी समझने लग गई है। अरे भूल गई क्या कि इस घर में तेरी एक सास भी रहती है? नहीं माँ जी, मुझे सब याद है और इसीलिए मैं आपकी दवाई लेने के लिए बाहर गए थे, न कि घूमने के लिए। आपको भले ही अपनी सेहत का ख्याल ना हो, पर मुझे आपकी और आपकी सेहत का बहुत ख्याल है। बहू, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तेरी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊंगी। तू मुझे अपनी इन मीठी बातों से बिल्कुल भी नहीं फंसा सकती। सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा ही फंस सकता है, मैं नहीं। इस तरह से सपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल भी हार नहीं मानती। और सपना के जाने के बाद कोमल खुद से कहती है, माँ जी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी कर लीजिए, पर मेरा भी आपसे एक वादा है, मैं आपकी इस नफरत को प्यार में बदल कर रहूंगी। इस तरह से कोमल संकल्प ले लेती है कि वो एक न एक दिन अपने सास के दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहेगी। और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, पर अब तक कोमल अपनी सास के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती। माँ जी, आपका करेले का जूस आप भूल गई। आपको डॉक्टर ने सुबह शाम करेले का जूस पीने को कहा है। बहू, मुझे अच्छे से याद है कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, पर राज भूल गया है कि मैंने उससे क्या कहा। इतना बोलकर सपना वहाँ से गुस्से में चली जाती है, पर कोमल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर सपना ने राज को ऐसा क्या कहा है जो राज ने अब तक पूरा नहीं किया, और जिस बात के लिए सपना राज से नाराज है। अब रात को जैसे ही राज घर में आता है तो कोमल राज से इस बारे में बात करती है। राज, माँ जी ने आपको कोई काम दिया है क्या करने के लिए जो आपने अभी तक नहीं किया? ऐसी कौन सी बात है राज जी जो आपने अभी तक माँ की बात नहीं मानी? ये तुम क्या कह रही हो कोमल? मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तो आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। राज जी, माँ जी ने आज मुझे खुद कहा है कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांगा और आपने अभी तक उन्हें वो लाकर नहीं दिया, इसीलिए माँ जी आपसे बहुत नाराज है। देखिए राज जी, माँ जी मुझे अपना नहीं मानती, इसीलिए वो मुझसे नाराज रहती है। मैं जानता हूँ कोमल, और मैं ये भी चाहता हूँ कि माँ तुम्हें जल्द से जल्द अपना ले। राज जी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं एक दिन माँ जी का दिल जरूर जीत लूंगी। पर राज, माँ जी आपसे बहुत प्यार करती हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनकी बातों को मानने का। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस नए साल आप माँ जी को वो तोहफा दें जो वो मांग रही हैं। इसके साथ साथ मुझे भी वो तोहफा मिल जाएगा कि माँ जी खुश है। और वैसे भी जिस घर में खुशी नहीं होगी उस घर में मैं कैसे खुश रहूंगी। इतना बोलकर कोमल राज के गले लग जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते नया साल आ जाता है। शादी के बाद ये उसका पहला न्यू ईयर था, इसलिए कोमल राज को एक सरप्राइज देना चाहती थी। इसलिए वो पूरा घर डेकोरेट कर लेती है। शाम को जैसे ही घर की डोरबेल बजती है, कोमल भागकर घर का दरवाजा खोलती है, और दरवाजा खोलते ही जब वो राज को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह राज से कहती है, राज, आप शादी के जोड़े में और वो भी किसी और लड़की के साथ, आखिर ये लड़की कौन है और आप शादी के जोड़े में क्या कर रहे हैं? अरे ये तो सुमन है। राज बेटा, क्या सच में तूने सुमन से शादी कर ली? अब तेरी बचपन की दोस्त मेरे घर की बहू है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं माँ, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं। मैं नए साल पर अपनी कोमल के लिए उसकी नई सौतन लेकर आया हूँ। कोमल, तुमने ही कहा था ना, माँ जो मुझसे मांग रही है मैं उन्हें दे दूँ। देखो, मैं तुम्हारी सौतन ले आया। माँ यही चाहती थी कि मैं अपनी बचपन की दोस्त सुमन से शादी कर लूँ। अब जैसे ही कोमल को पूरा सच पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ना चाहकर भी अपनी सौतन को घर में आने देती है। हालांकि ये सदमा कोमल बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी तरह से टूट जाती है, पर उसने भी संकल्प ले रखा था कि वो अपनी सास का दिल जीत कर रहेगी। इसलिए वो अपने ही घर में अपनी सौतन को बर्दाश्त करती है। माँ जी, आप नहीं जानते कि आज मुझे इस घर में कितना अच्छा लग रहा है। आखिर आपने मेरी शादी राज से करवा ही दी। बस अब जल्दी से राज इस लड़की को घर से धक्के मारकर निकाल दे ताकि इस घर में हम आराम से तीनों रह सके। अरे सुमन बेटा, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर।
जैसे मेरी जिद करने पर मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली, ठीक उसी तरह से मेरी खुशियों के लिए वो इस कलमुही को एक दिन इस घर से उठा के बाहर फेंक देगा और उसे समझ में आ जाएगा कि उसके लिए सही लड़की तू है, ना कि ये कल की आई ये लड़की। माँ जी, इस घर के लिए, राज के लिए और आपके लिए कौन सही कौन गलत ये तो वक्त ही बताएगा, क्यों है ना सुमन? कोमल की बात सुनकर सुमन चिढ़ जाती है, जिसके बाद सपना और सुमन वहां से उठकर चले जाते हैं। बेचारी कोमल जब से सुमन के घर में आई है तब से वे दोनों उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं और ये सब कुछ राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ऐसे ही एक दिन सुमन, कोमल तुम्हारी नौकरानी नहीं है जो हर समय वो तुम्हारा काम करती रहे। मैंने तुमसे सिर्फ माँ की जिद और कोमल के कहने पर शादी की है, क्योंकि कोमल ने मुझसे कहा था कि नए साल पर मैं माँ को तोहफा दूं, उनकी जिंदगी पूरी करके। पर बेचारी कोमल ये नहीं जानती थी कि मेरी माँ की जिद क्या है। इसलिए आप दोनों अपनी हद में रहना। अगर मैं अपनी कोमल के लिए नए साल पर उसकी नई सौतन ला सकता हूँ, तो सोच लीजिए आने वाले समय में मैं अपनी कोमल के लिए आप दोनों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। राज, तू हमें इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए धमकी दे रहा है? माँ खबरदार, अगर आपने मेरी कोमल के बारे में इस तरह की गिरी हुई बातें की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। इस तरह से राज और सपना के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि सपना अपने बेटे की बातों से बहुत आघात होती है और वो रोती हुई वहाँ से जाने लगती है। पर अचानक से सपना को चक्कर आते हैं और वो सीढ़ी से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सपना को काफी चोट भी लगती है और डॉक्टर सपना को बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं। साथ ही कोमल और सुमन से कहते हैं कि वो उसका पूरा ख्याल रखे। माँ जी देखिए, ये सब कुछ उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। आज उसकी वजह से आप बिस्तर पर हैं। आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। पर कोई बात नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। सुमन सपना की नजरों में अच्छी बनने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, पर वो 2 दिन भी सपना का ख्याल नहीं रख पाती और उसकी सेवा ना करने का बहाना ढूंढती है और अपने मायके चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर कोमल बिना अपना ख्याल रखे अपनी सास की दिन रात सेवा करती और जब सपना ठीक होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोमल से कहती है, बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। वक्त ने मुझे बता दिया कि मेरे राज के लिए और इस घर के लिए सही कौन है। राज बेटा ने मेरी जिद करने पे सुमन से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब मैं खुद कहती हूँ कि राज, तो इस लड़की को छोड़ दे और मुझे मेरी कोमल बहू बहुत पसंद है। यही मेरे घर की बहू रहेगी हमेशा के लिए। अब क्या था, सपना को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए राज सुमन को तलाक दे देता है और एक बार फिर से राज अपनी माँ और बीवी के साथ अपने छोटे से घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।